हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, एक अच्छे से नोट्स बनाना है और सभी वर्ड्स को प्रॉपर्ली लिखते चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने नोट्स बना लिया होगा और बहुत बच्चों ने वो नोट्स का फ़ोटो मेरे साथ सेंड भी किया। अब मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई आप एक अच्छा सा कोई नोट्स बनाओ और एक-एक वर्ड का जो भी मैंने रूल और कांसेप्ट बताया है, उसको आप लिखते चलना, फिर देखना आप कितने अच्छे से एक-एक टॉपिक को सीखेंगे। बच्चे ये नहीं है कि केवल मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा दूँ और जो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और थोड़े बोरिंग है मैं उनको छोड़ दूँ। मेरा विज़न ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी टॉपिक होता है, तो उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होते हैं, कुछ बोरिंग टॉपिक भी होते हैं। तो बोरिंग है तो क्या इसका मतलब हम उसको पढ़े ना? हम हर चीज़ को पढ़ाएँगे। जिसको वीडियो देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। लेकिन मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। और बच्चे आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते रहना और आपको जब नोट्स बनाना तो बच्चे एक काम करना ना कि आप स्टोरी में उस नोट्स का बढ़िया से फ़ोटो लेके और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। फिर मैं आपका स्टोरी लगा दूँगा अपने व्हाट्सएप पे उस पे और इंस्टाग्राम पे मैं आपकी स्टोरी भी लगा दूँगा और आपको मेंशन करके लगाऊँगा। ठीक है? तो आप नोट्स बनाओ और उसके बाद आप मुझे मेंशन करो और फिर उसके बाद मैं आपको मेंशन बैक दूँगा। मेरी आईडी इंस्टाग्राम की ये है। सुशील सर यूपी बोर्ड। अच्छे से देख लेना, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी सुशील सर यूपी बोर्ड। तो आप अपना नोट्स बना के आप मुझे मेंशन कर देना, उसके बाद मैं आपको मेंशन बैक दूँगा और देखूँगा कि ये जो मेरी मेहनत है, क्या ये मेरी खुद की अकेले की मेहनत है या मेरे साथ-साथ हर वो बच्चा मेहनत कर रहा है जो मेरे से पढ़ रहा है। बच्चे केवल वीडियो देखना सफिशिएंट नहीं होता, वीडियो देखने के साथ-साथ हमें मेहनत भी जम के करना है, ठीक है? तो अब आज के टॉपिक को हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं। देख लीजिए फिर से आईडी, चलिए। तो बच्चे थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा था कि ये जो वर्ड्स होते हैं कुछ ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं और इन सभी को मैंने आपको कांसेप्ट से पूरा पढ़ाया था। फिर हाँ, ये तो उसका एग्ज़ाम्पल था, प्रैक्टिस। ये कुछ वर्ड्स बताए थे जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। फिर और सारे बताए थे, आप वीडियो देख के रिवाइज़ कर लेना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, ये हमारी लास्ट क्लास थी। इसमें मैंने बताया था आपको एक-एक वर्ड ये याद करते चलना है, तभी आपका कल्याण हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब आज की हमारी क्लास ये है कि सम नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि कुछ नाउन्स बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम होते हैं। आई बात समझ में? मतलब उनका सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों का स्पेलिंग सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शीप। शीप मतलब भेड़, आप सभी को पता है। तो अब इसका बच्चे प्लूरल जो होगा वो शीप इसका प्लूरल भी होगा और शीप इसका सिंगुलर भी होगा। और ऐसे डियर है, तो ये नहीं कि डियर का फिर हम डियर्स कर दें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डियर का प्लूरल सिंगुलर बच्चे ये सब सेम होगा। फिर क्या है, फिश। फिश का सिंगुलर भी फिश और फिश का प्लूरल भी फिश। फिर क्या है, स्पीशीज। स्पीशीज मतलब क्या होता है बच्चे, सभी को पता है प्रजातियां, तो ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। फिर स्वाइन। स्वाइन मतलब होता है सुअर। तो ये सब और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं वर्ड्स को लिखाया है जो आपके एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटीज हो। रीजन ये बच्चे और बहुत वर्ड लिखा देता तो फिर आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, ठीक है? और बच्चे अगर इसके बाद आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं कि मुझे कंप्लीट नोट्स लिखा-लिखा मिल जाए और फिर उसके बाद में मैं उसको देख-देख के रिवीजन करूँ, तो आप तभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के आप अ, अपना नोट्स आराम से ले सकते हैं। फिर ये तो समझ में आ गया, इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल इनका सेम रहेगा। ये नहीं है कि सर शीप का सिंगुलर ये हुआ शीप और ये रहा सिंगुलर और ये बना दिया शीप्स प्लूरल। नहीं बच्चे, हमने कहा शीप, तो ये सिंगुलर भी है। क्या बच्चे? ये सिंगुलर भी है और हमने कहा ये शीप, ये क्या है बच्चे? प्लूरल भी है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये नहीं कि इसका शिप्स होगा, शिप ही होगा। तो अब यहाँ पे एग्जाम में भर-भर के क्वेश्चन ये वर्ड और हाँ, ये 2 वर्ड से तो भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग-लगभग हर साल किसी न किसी सेट में पूछ लेगा ही। जैसे क्या है, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बच्चों को लगेगा यार यहाँ पे शीप्स लिखा है, ये SIS लगा है
और यहाँ पे आर, तो कहेंगे यार इसमें तो कोई गलती नहीं नजर आ रही। सिंटैक्स में यही होता है कि रहती है गलती और बच्चों को गलती उसमें नजर ही नहीं आती है। तो बच्चे यहाँ पे सीप्स नहीं, क्या होगा, सीप आर। मेरे साथ आप थोड़ा थोड़ा बोलते भी चलिएगा। बच्चे यहाँ पे क्या होगा, सीप आर बोलोगे ना, तो बोल के जब कोई चीज हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमको याद हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं वो हमको कानों में सुनाई पड़ता है और कान से फिर सीधा दिमाग में ट्रांसफर होता है। इसलिए आप बोल के हमेशा पढ़ने की कोशिश करें। क्या करो, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सीप्स आर नहीं होगा, क्या होगा, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर बच्चे हैं, there are 80 fishes in the pond, there are 80 fishes in the pond, तालाब में 80 मछलियां हैं। तो अब बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ पे 80 लिखा ही हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, 80 लिखा ही हुआ है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिशेस लगा है, तो कोई गलती है ही नहीं है। मैं कहूंगा बच्चे है, कौन सी गलती है, फिशेस नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि क्या होगा, हमेशा फिश होगा, फिशेस नहीं होता है, और होता है तो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि फिशेस कब हो सकता है। तो देयर आर 80 फिशेस नहीं, क्या हो जाएगा बच्चे, देयर आर 80 फिश इन द पॉन्ड। बताओ कोई दिक्कत, नो। फिर दिस स्पीसीज ऑफ स्पैरो आर वेरी रेयर। स्पैरो, गौरैया की इस प्रजाति, गौरैया की ये प्रजाति बहुत दुर्लभ है, यानी जल्दी मिलती नहीं है कहीं। तो गौरैया की यह प्रजाति, बच्चों को लगेगा ये सर रहा ऑफ, क्या रहा सर, ये रहा ऑफ और प्रीपोजिशन और इसके बाद कोई नाउन है। तो आपने पढ़ाया था एरर ऑफ प्रोक्सीमेशन या प्रोक्सीमिटी रूल, तो उसमें आप बताए थे कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगता है वर्ब। लेकिन बच्चे वैसे तो देखा जाए यस तो होना चाहिए आर, बट अभी मैंने बताया कि अगर स्पीसीज लिखा है, मतलब कोई भी प्रजाति स्पीसीज लिखा है, तो ये हमेशा, मतलब यहाँ पे हम इसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चे, दिस लगा है। अगर दिस लगा होता तब तो हम कह लेते कि हाँ ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट यहाँ पे दिस लगा है, इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, इस वजह से बच्चे यहाँ पे लगेगा इज। बताओ कोई दिक्कत। दिस स्पीसीज ऑफ स्पैरो इज वेरी रेयर। ए डियर इज रनिंग इन द फील्ड। एक हिरन फील्ड में दौड़ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस सही है पहले ही। देयर आर 2 डियर्स, मान लो एग्जाम में आ गया, बच्चों को लगेगा कि सर ये रहा 2 और 2 के साथ में ये रहा डियर्स, यानी कि इसका प्लूरल बना दिया गया। लेकिन बच्चे यहाँ पे देयर आर 2 डियर्स नहीं होगा, अभी बताया कि डियर सिंगुलर में भी डियर और डियर प्लूरल में भी डियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डियर, डियर्स नहीं, क्या होगा बच्चे बताया, डियर्स। 2 बार हमेशा मैं क्यों बोलता हूँ, ताकि पहली बार में आप सुनते हो सकता है ना क्लियर सुन पाए, ना समझ पाए, इसलिए दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। फिर है द शीप इज इन द फील्ड। बताओ सही है कि नहीं सही है। तो मैंने बताया कि शीप को आप सिंगुलर में भी शीप लिखेंगे और शीप को आप प्लूरल में भी शीप लिखेंगे, यानी ये सेंटेंस भी आपका पहले से ही सही है। लेकिन जैसे हमने लिख दिया द शीप्स आर, क्या लिख दिया, द शीप्स आर, तो ये हो गया गलत, क्योंकि इसकी स्पेलिंग शीप ही होगी मेरे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, द शीप आर इन द फील्ड। द शीप इज इन द फील्ड, इसका मतलब फील्ड में कोई एक शीप है। द शीप आर इन द फील्ड, इसका मतलब फील्ड में एक से ज्यादा शीप हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं एक स्लाइड को कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, एक सीट का। आप सोचो, मेहनत करो यार, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी करें। ये है तगड़ा टॉपिक, पार्सल सब्जेक्ट। अमूमन इससे क्वेश्चन आया नहीं है, बट मुझे लगा कि ये सब पढ़ाना चाहिए इसको। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। बच्चे ये नहीं कि आपको 10th के लिए अलग नाउन पढ़ना है, 12th के लिए अलग पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अलग पढ़ना है। पूरा पूरा मैंने सब कुछ इसी एक सिंगल वीडियो में, मतलब सिंगल टॉपिक में, जैसे नाउन का जो 3 4 5 पार्ट मैंने जो भी अभी तक दिया, ये इतना पढ़ते रहो, फिर आप देखना किसी भी लेवल का आप नाउन पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक चीज मैं और बता दूं कि ये पढ़ाने के बाद अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे कि सर प्रैक्टिस करवा दीजिए बोर्ड एग्जाम में 40-50 क्वेश्चन की, यानी कि नाउन में केस पढ़ाया, नाउन में नंबर चल रहा है, नाउन में जेंडर भी पढ़ाऊंगा, नाउन में फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे पास मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हमारे बच्चों की जरूरत है। अदरवाइज यार खुद से अकेले मैं कितना मेहनत करूं, मुझे जब तक पता नहीं चलेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है तो मैं कैसे करूंगा। तो आप मुझे डीएम करना और मैं आपको सारे टॉपिक का प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाए। और अगर जो बच्चे कंपटीशन वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो अपना एग्जाम लिखना कि सर CHSL, CGL, CPO, MTS या फिर किसी भी और एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती हो, तो आप अपने उस एग्जाम का
जो भी होगा उस एग्जाम को आप मेंशन कर देना, ठीक है, कि सर मुझे इस चीज की तैयारी करनी, प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो मैं उसके प्रीवियस ईयर लेके आऊंगा आपका प्रैक्टिस करवाने। नहीं तो फिर सोचेंगे यार सर क्या क्या एक ही टॉपिक में करा रहे हैं, तो जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है भाई। चलिए, अब ये पार्शल सब्जेक्ट क्या होता है? पार्शल सब्जेक्ट यानी कि देखते हैं, एग्जाम्पल्स को कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सोचा साथ साथ में करा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर आर usually we have in breakfast। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। अब मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर आर यूजुअली वी हैव इन ब्रेकफास्ट। हम लोग अक्सर क्या होता है ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर लेते हैं। ब्रेड और बटर हम लोग अक्सर ब्रेकफास्ट में लेते हैं। तो अब बच्चे यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव लेवल में बहुत बनता है। अब बच्चों को लगेगा कि सर ये रहा ब्रेड और ये रहा बटर और ये रहा हमारा प्यारा सा इनको जिससे हमको बहुत लगाव है वो रहा हमारा एंड। तो एंड को हम क्या कहते हैं बच्चे? एंड को हम कहते हैं प्लस। क्या कहते हैं बच्चे? प्लस। तो ब्रेड एक बटर एक, मान लिया जाए दोनों को मिला दिया गया तो एक एक देखा जाए तो दो दो लग रहे हैं और ये दो क्या हो गए प्लूरल। तो इस अकॉर्डिंग लगेगा कि ये आर सही होगा, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। ये क्या है? पार्शल सब्जेक्ट। पार्शल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में चीजें तो है दो, जो चीजें हैं दो, लेकिन इनको मिला के एक बना दिया जाए तो इसको हम कहते हैं पार्शल सब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो, है तो चीज दो, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रेड है और यहाँ पे है बटर, लेकिन अब दो अलग अलग चीजें हैं और दो को हमने एक में कर दिया। यानी हमको जब ब्रेकफास्ट में उसको खाना होगा तो आप बताओ ब्रेड और बटर क्या दोनों अलग अलग खाएंगे? नहीं, आप कहोगे सर दोनों को इकट्ठे मिला के जोड़ के तब हम खाएंगे। तो इस इट मीन्स अब ये ब्रेड और बटर जब हम अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो एक साथ में लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर आर नहीं होगा, क्या होगा? ब्रेड एंड बटर इज। ब्रेड एंड बटर इज। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पार्सल सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है बच्चे, हमने एक चीज लिखा लॉक एंड की। लॉक एंड की आर वेरी कॉस्टली। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से क्वेश्चन बनाते हैं। लॉक एंड की ऑफ दिस डोर आर वेरी कॉस्टली। मतलब इस दरवाजा का ताला और चाबी, इस दरवाजे का ताला और चाबी बहुत महंगे हैं। तो आप बताओ, ताला चाबी, ताला और चाबी, एक के बगैर दूसरा अधूरा है कि नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल अधूरा है। यानी कि ताला बिना चाबी के कोई काम नहीं कर सकता और चाबी बिना ताले के कोई काम नहीं कर सकती। यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और ये दोनों एक साथ में यूज में आते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या है बच्चे? पार्शल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हम आर नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इज लगाएंगे। बताओ मजा आ रहा है ना? आराम आराम से चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभी ट्रेन नहीं छूटा जा रहा है, बिल्कुल आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मुझे पता है यूपी बोर्ड वाले बच्चे मेरे से सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, तो यूपी बोर्ड वालों का हमेशा जो सबसे बड़ा फियर रहा है वो इंग्लिश का रहा है। तो वो इंग्लिश का फियर और जो फोबिया आपके मन में बसा है उसको मैं कंप्लीटली खत्म करूंगा। तो इसके लिए आपको आराम आराम से मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? ये थोड़ा सा लॉजिकल है बच्चे, इसमें दिमाग लगाना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर
इज या आर अवेलेबल इन माई शॉप। ब्रेड एंड बटर इज या आर अवेलेबल इन माई शॉप। मेरे दुकान में ब्रेड और बटर अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है। ब्रेड और बटर मेरे दुकान में उपलब्ध है। मान लो किसी के किराने की दुकान है और उसने कहा मेरे यहाँ ब्रेड और बटर उपलब्ध है। अब बताओ कि यहाँ पे ये इज लगेगा कि आर। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकंड का, सोचो। पता चला भाई? अब दिमाग लगाना कि जैसे हम गए किराने की दुकान पे, तो जब हम किराने की दुकान पे गए खरीदने, तो क्या वो हमको ब्रेड और बटर लगा लगा के देगा, लगा लगा के वो बेचेगा? आप कहेंगे नहीं सर, वो हमको ब्रेड की पैकेट अलग देगा, बटर की पैकेट अलग देगा। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग चीजें हो गई। तो अब ये बच्चे यहाँ पे पार्शियल सब्जेक्ट नहीं है, और अगर ये पार्शियल सब्जेक्ट नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे ये आर आएगा। ब्रेड एंड बटर के साथ इज कहाँ आएगा और आर कहाँ आएगा, ये दोनों आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। जैसे क्या था कि ब्रेड और बटर हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में अक्सर लेते हैं, तो इसका मतलब ब्रेकफास्ट में साथ में लेते हैं, और किराने की दुकान पे जाते हैं तो हम इसको अलग अलग लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान देना और बता दूं, राइस एंड करी, राइस चावल और कढ़ी, ये दोनों क्या है? अब आप एक चीज बताओ, कढ़ी और राइस, क्या हम ऐसे थोड़ा ना कि कढ़ी को चम्मच से खाए और उसके बाद राइस को अलग खाए, ऐसे ऐसे खाएंगे? नहीं, दोनों को मिला के एक साथ मिक्स करके खाएंगे। फिर ये राजमा एंड चावल, हाँ भाई, राजमा एंड चावल, राजमा और चावल है दो अलग, मिला के एक में खाए जाएंगे। लॉक एंड की अभी मैंने समझाया। सच्चाई और ईमानदारी, ये भी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये भी सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, बट जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा इन्हीं एग्जांपल्स में बनता है, इसलिए मैंने इसको लिया। और अब चाहे जैसा बन जाए, तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट से अब आपको प्यार हो गया होगा कि सर अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है? ओके ना सर, आपके होते हुए क्या दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, आजा भाई, कौन है द एडजेक्टिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, हर बार आते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। और मेरे भाई नंबर की जितनी भी मैंने क्लास ली है, जितने टॉपिक लिए हैं, सबसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बनता है, या फिर हर साल यूपी बोर्ड में ही बनता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा नोट्स बना के। अब आप सोचो जरा एक बार, थोड़ा सा मैं बैक करके दिखा दूं, थोड़ा सा बैक करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप नोट्स बनाए नाउन का नंबर, तो कितने अच्छे से नोट्स बनेगा। ये देखो, ये आपका पहला पेज है, ठीक है। ऐसे एक एक वर्ड का एग्जाम्पल सही सोचो, एग्जाम्पल, रूल, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का ही ये भी, फिर रूल, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस, इसमें भी रूल, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस, रूल, एग्जाम्पल, सब यही है। देखो रूल, एग्जाम्पल भी और प्रैक्टिस भी। नेक्स्ट, ये देखो वर्ड सारे, यानी कि रूल हमारा, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर भी इसी में है, मैं प्रीवियस ईयर नहीं बोल रहा, लेकिन प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूड है। फिर देखो ऐसे इसमें भी है, ये सब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये सब भी। तो आप देखो अगर आप नोट्स बनाओ तो कितना प्रॉपर आपका नोट्स बनता चलेगा, एक एक, जैसे क्लास नोट्स में होता है ना, वैसे सेम एकदम बिल्कुल आपका नोट्स बनता चलेगा। आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से। हाँ तो बच्चे हम यहाँ पे थे कि द प्लस एडजेक्टिव अगर कोई है, तो ये बच्चे किस में होता है, प्लूरल में होता है, ये सिंगुलर नहीं होगा, नहीं तो आप इसके साथ सिंगुलर लगा दो। एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन देके आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, बट एक वही डायलॉग है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा लेकिन फंसना नहीं है, मतलब तगड़े तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। क्या बच्चे, द प्लस एडजेक्टिव, अगर द प्लस एडजेक्टिव मतलब किसी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा है, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। कैसे होगा बच्चे, प्लूरल। जैसे द पुअर, अब इसका मतलब कोई एक पुअर नहीं, पुअर पीपल मतलब गरीब लोग। फिर क्या है, द सिक, सिक पीपल मतलब बीमार लोग। द ओल्ड, द ओल्ड मतलब बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल। फिर है द ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल। जैसे जब कहीं द ब्लाइंड लिखा है ना, तो समझो इसमें पीपल छिपे हुए हैं, उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर क्या है, द टॉल मतलब टॉल पीपल। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक?
क्या समझ में आया ये आपको कि इसका मतलब ये क्या है बच्चे, द प्लस एडजेक्टिव ये मिलके क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जो हमेशा कई बार पूछे गए हैं, और एक एग्जांपल लिख देता हूं, द पुअर इज, जो प्रीवियस ईयर में आए, द पुअर इज सैड, ये चीज, पुअर्स आर यूजुअली सैड या पुअर्स आर ऑलवेज सैड, गरीब हमेशा दुखी होते हैं। तो बच्चों को लगेगा कि हाँ यार आर लगा है तो इसका मतलब अब ये पुअर्स हो जाएगा। फिर द रिच, अब उनको अगर ये नहीं पता कि द रिच का मतलब क्या होता है तो फंस ही जाएंगे। तो द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। अब बच्चे एक चीज समझना, पुअर्स आर ऑलवेज सैड। अब बताओ ये कैसे गलत है या कैसे अगर सही है तो सही है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है बच्चे, पुअर्स हमने लिखा है क्वेश्चन में, पुअर्स हमने नहीं एग्जाम में आया था। अब एक चीज बताओ, पुअर क्या है? आप कहेंगे कि सर पुअर तो एक एडजेक्टिव है, बताओ है मेरे भाई की नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, पुअर एक एडजेक्टिव है, और ये जो यस या ईएस लगता है ये केवल दो ही चीजों के साथ लगता है, या तो नाउन के साथ लगता है और या तो वर्ब के साथ लगता है। बट आप इतनी जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं एग्जामिनर भाई साहब, इतनी जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं कि किसी एडजेक्टिव के साथ यस या ईएस लगा दो? हमने तो इतनी इंग्लिश सीख रखी है यार कि नाउन में या तो यस या ईएस लगता है या तो वर्ब में यस या ईएस लगता है, लेकिन आप इतनी जबरदस्ती नहीं करते कि एडजेक्टिव के साथ ले जाके जबरदस्ती बिठा दो। मतलब इसकी बच्चे ये हैसियत नहीं है कि ये एडजेक्टिव के साथ आके बैठ जाए, एडजेक्टिव के साथ में यस या ईएस नहीं लगता। तो अभी मैंने बताया, जब हमें यही बताना है कि गरीब लोग बहुत दुखी होते हैं, तो सर एक काम करो ना, एक काम करो कि आप इसको ऐसा बना दो, आप इसको ऐसा बना दो, द पुअर आर ऑलवेज सैड, गरीब लोग हमेशा दुखी होते हैं। तो अब आपका ये सेंटेंस सही है जब द पुअर होगा। अब ऐसे जैसे द पुअर है और उसके साथ में इज दे दिया, तो हमने बताया कि भाई द पुअर क्या है, पुअर पीपल, और जब पुअर पीपल है तो क्या इज आएगा? नहीं, प्लूरल में रहेगा आर। तो ये दो एग्जांपल लगभग लगभग सेम है। फिर द रिच इज यूजुअली हैप्पी, इसका मतलब क्या हुआ कि अमीर लोग अक्सर खुश होते हैं। अमीर लोग कैसे होते हैं? अक्सर खुश होते हैं। तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि द रिच मतलब रिच पीपल आर। कहने का मतलब यहाँ पे बच्चे आपको तरह तरह का दे सकता है, जैसे सिक पीपल दे सकता है, ब्लाइंड पर्सन दे सकता है, ऐसे करके, लेकिन उसका सेंस केवल एक रहेगा। सिक पीपल मतलब उसने क्या लिखा? बीमार लोग। तो सर बीमार लोग का इंग्लिश हमें आज से पता चला कि सिक पीपल नहीं होगा। जब कभी आ जाए बूढ़े लोग तो आप बोलो द ओल्ड, अंधे लोग द ब्लाइंड, बीमार लोग द सिक, ठीक है, लंबे लोग द टॉल, ठीक है। तो मेरे बच्चे जब भी कभी बूढ़े लोग मतलब कि एडजेक्टिव के साथ पर्सन की बात की जाए, अंधा और लोग, अंधा एडजेक्टिव, लोग नाउन, अंधा लोग यानी अंधे लोग, तो अब इन पूरे को हम बना के क्या बोलेंगे? दा लगा के एडजेक्टिव जोड़ देंगे, दा ब्लाइंड, दा ओल्ड, दा सिक, ठीक है, दा टॉल, इस तरह से। अब वो हमको चाहे सिक पीपल दे दे चाहे ब्लाइंड पर्सन दे दे, हमको इनके जाल में फंसना नहीं है आज से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? सिक पीपल नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेरे भाई, क्या होगा? द सिक। बस यही पेयर हमेशा रखना है, द सिक मतलब एडजेक्टिव के साथ द लगाओ और उसके बाद ये जो नाउन है इसको प्लूरल बनाओ। बट ये मॉडल है तो इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्या बच्चे? ब्लाइंड पर्सन्स कैन नॉट मूव, अंधे लोग हिल डुल नहीं सकते, है ना, बट हिल डुल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो द ब्लाइंड हम कर देंगे इसको भी, द ब्लाइंड। अब बच्चे एक चीज इसमें बता दूं लॉजिक क्या है। बच्चे किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट लिखा होता है प्लस वर्ब लिखा होता है और प्लस क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की सीट पे या तो कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है या तो कोई एक्शन वर्ब आ सकता है, बट सब्जेक्ट की सीट पे हमेशा या तो कोई नाउन आएगा और या तो कोई क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट की सीट पे भी या तो कोई नाउन आएगा और या तो कोई प्रोनाउन आएगा। मतलब तीसरे की किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की सीट पे आके बैठ जाए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सीट पे या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। तो मेरे भाई यहाँ पे ये जो लिखा है द पुअर, तो सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? द पुअर तो हमें लग रहा है कि ये एडजेक्टिव है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बंधु,
जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ में दा लगता है, मेरे साथ में बोलो, क्या बोलो कि जब कभी किसी एडजेक्टिव के साथ में दा लगता है तो वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव में दा लगाने के बाद नाउन बनता है। और बच्चे ये क्या बन गया बच्चे? नाउन। दा प्लस एडजेक्टिव क्या बनेगा? अभी बताया, नाउन। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसको मैं नोट्स बनाने के लिए साइड में लिख दे रहा हूं कि अगर कहीं पे द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव अगर ये आ रहा है तो बच्चे क्या होगा? द प्लस एडजेक्टिव आ रहा है तो ये बन जाएगा बच्चे नाउन। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? नाउन। लेकिन बच्चे अब नाउन में मैं आपसे कहूँ प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बच्चे इन पांचों टाइप में अब इसको हम अभी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चे नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? नाउन इक्विवेलेंट। अब ये नाउन इक्विवेलेंट क्या है? अगर किसी को नहीं पता तो वो कृपया करके इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, वो जाके फर्स्ट वीडियो को देखें। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के जैसा, जो एक्चुअल में ओरिजिनल में नाउन तो नहीं है बट वो नाउन के जैसा है। ये चीज मैंने नाउन के फंक्शन में पढ़ा दिया है कि नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। बताओ समझ में आया? अब बच्चे एक तो इसको हम क्या कह सकते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। और अगर हम इसका दूसरा नाम दें जो इसका परफेक्ट नाम है, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, तो मेरे भाई इसको हम कहते हैं जेनेरिक नाउन। क्या कहते हैं? जेनेरिक नाउन। द प्लस एडजेक्टिव बराबर जेनेरिक नाउन। बताओ मजा आया? अब ये सारी चीजें आपको बताओ यार, क्या किसी ने सुना होता है? नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर कहीं द प्लस एडजेक्टिव है तो ये जेनेरिक नाउन इसको कहेंगे, और इसको हम किस में भेजेंगे बच्चे? प्लूरल में भेजेंगे, यानी प्लूरल में हम इसको बनाएंगे। मजा आ रहा है ना? अच्छे से बिल्कुल देखो कितना बढ़िया मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ नाउन का। और मेरे भाई एक वादा है, हाँ मैं मानता हूँ मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, यूट्यूब पे मेरे से बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़े हैं, उनके मैं एक नाखून बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन आप एक काम करना, नाउन मेरे से पढ़ने के बाद नोट्स बनाना, या आप कितने बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हैं उनका नोट्स बना के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि सर सभी टीचर्स ने, बाकी सभी लोगों ने केवल क्या दिया है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक था वही वही पढ़ा के खत्म किया, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बोरिंग जो था सारा पढ़ाया, और एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी तो सब लेते हैं लेकिन वो आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपका मैसेज सीन तक नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपका एग्जाम में मेरे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना फंसे तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं डायरेक्टली रिप्लाई दूंगा और वीडियो बनाना बंद कर दूंगा अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से ना आया तो। इतनी गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूँ। बताओ समझ में आ रहा है ना? एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल? द प्लस एडजेक्टिव को बच्चे क्या कहते हैं? जेनेरिक नाउन कहते हैं। मजा आया? द, फिर से बोल रहा हूँ, द प्लस एडजेक्टिव अगर ये कहीं दिया गया है तो इसको हम कहते हैं बच्चे जेनेरिक नाउन, या फिर कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। ये चीज हमेशा किस में होता है? प्लूरल में होता है, और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फिर और बच रहा है कुछ? हाँ क्वेश्चन करा दिया। हाँ बच्चे ये चीज देखना, ये भी अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बट बिल्कुल बेसिक लेवल बनता है, मतलब इतना कि अगर ना भी पढ़ाया जाए तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया कि मैं केवल 10th-12th लेवल नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रेजुएशन, और ये ग्रेजुएशन सॉरी एसएससी लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, इट मीन्स सभी के पीछे ऐसा आ रहा है, ये सभी सब्जेक्ट के नाम है। किसके नाम है बच्चे? सब्जेक्ट के नाम है। तो बुक्स में आपको रूल मिलेगा कि ये हमेशा और हमेशा किस में होते हैं? सिंगुलर में होते हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट करके आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स आर ये टफ सब्जेक्ट, ये 2022 में आया था ये क्वेश्चन। मैथमेटिक्स आर ये टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक कठिन सब्जेक्ट होता है, 22 में सॉरी 23 में आया था ये। मैथमेटिक्स आर ये टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक कठिन सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद क्या हुआ, कई सारे एग्जाम में आया, कई बार आया, बट सेट में, हमारे यहाँ के सेट में नहीं आया था, दूसरे सेट में आया था, लेकिन ये आता ही आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आर नहीं होगा बच्चे, मैथमेटिक्स क्या होगा? इज होगा। ऐसा क्यों है?
ये नहीं है कि इस एस की वजह से ये प्लूरल बन गया मैथमेटिक्स। भाई ये यस इसकी स्पेलिंग में ही शामिल है। बताओ क्या मैथमेटिक कोई वर्ड होता है? मैथमेटिक, मैथमेटिक्स होता है। तो आप कहेंगे सर मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स है। और एक ही सब्जेक्ट का नाम है भाई, ये तो सभी को पता है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या लग गया? इज लग गया। और फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ में इज लगा है। वेरी गुड, ये सही है। पॉलिटिक्स हैव नो अट्रैक्शन फॉर हिज फैमिली, पॉलिटिक्स उसकी फैमिली का पॉलिटिक्स से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे क्या लगा है? पॉलिटिक्स, ये सिंगुलर है और इसके साथ में क्या लगा है? प्लूरल। तो हैव नहीं, क्या होगा? हैज होगा। लेकिन अब बस इतने तक के लेवल में 12th में पूछा जाता है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो अब बच्चे इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री इज या आर वेरी बिग, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। अब मेरे भाई एक चीज बताना, अगर मैं एक चीज ये लिख दूं कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मान लो ये मैं दे दूं, मान लो ये मैंने दे दिया कि इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो इसके साथ में इज लगेगा, आर नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री इज या आर वेरी बिग, कि कंट्री की, देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। तो आप बताओ क्या यहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? नहीं, ये पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, होल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ कंट्री, ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे ये सब्जेक्ट की तरह बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है पूरे उस सिस्टम की। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? आर आएगा। तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो वर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो आपको वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, अगर इनके साथ में कोई और एक्स्ट्रा नाउन जुड़ जाए या फिर और कोई डिटर्मिनर जुड़ जाए, तो ये क्वालिटी को बताने लगते हैं, तो इनका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। चलो कुछ एग्जांपल और लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। मैंने लिया his mathematics, his mathematics is very impressive, his mathematics is very impressive, उसकी मैथमेटिक्स बहुत इंप्रेसिव है, बहुत आकर्षक है। तो क्या यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब है बच्चे कैलकुलेशंस। क्या है? कैलकुलेशंस। इसका मतलब मैंने कहा था डिटर्मिनर कोई आ जाए, ये कोई डिटर्मिनर आ गया इसके आगे, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब ये कैलकुलेशंस बन गया। कैलकुलेशंस मतलब क्या होता है बच्चे? गणना। तो अब यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ में इज आया था, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। बताओ मजा आ रहा है ना? और एग्जांपल लेते हैं। अरे सर एग्जांपल्स की तो कोई कमी ही नहीं है, लीजिए। फिजिक्स ऑफ दिस रूम इज नॉट गुड, फिजिक्स ऑफ दिस रूम इज नॉट गुड, इस कमरे की फिजिक्स अच्छी नहीं है। तो क्या फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि यार इसका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं अच्छा, इस कमरे की फिजिक्स नहीं अच्छी है। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे फिजिक्स का मतलब फिजिक्स नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स का मतलब है डायमेंशंस। क्या है बच्चे? डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब होता है विमाएं, विमा जो आप लोग पढ़ते हैं ना, mlt की पावर -2 lt की पावर -1 lt, ये सब जो आप 11th में पढ़ते हैं शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, ये वही चीज है। डायमेंशंस ऑफ दिस रूम इज नॉट गुड। तो अब यहाँ पे इज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीमाओं की बात की जा रही है। इज नहीं, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आर आएगा। तो ये बहुत धमाकेदार एडवांस लेवल की क्लास थी, जो कि मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया। अब थोड़ा सा और बच्चे मैं रिपीट करके एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने नाउन पढ़ाया, नाउन में बिल्कुल बेसिक पढ़ाया, और उसी क्लास में मैंने नाउन का फंक्शन पढ़ाया, यानी थोड़ा सा एडवांस लेवल। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया नाउन में केस, जो बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने नाउन में नंबर का टॉपिक उठाया, सबसे बेसिक क्लास, यानी जो 4th 5th या 6th क्लास के बच्चे 8th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद में
हमने नाउन के नंबर टॉपिक का सेकंड क्लास लिया, जो कि 10th 11th 12th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद आज जो हमने क्लास लिया, ये क्लास कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों के लिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। मतलब इससे बाहर आपको नाउन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा। और आता है तो थोड़ा बहुत सुपरफ्लूस से आता है। सुपरफ्लूस मतलब क्या होता है, जब किसी बात में एक्स्ट्रा वर्ड कोई दिया रहा है, उसके बाद अननेसेसरी कोई वर्ड ऐड कर दिया जाए, तो वो कहलाता है सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन। वहां से भी थोड़ा बहुत आ जाता है, या वोकैब से आ जाता है। तो वो क्लास अगर मैं आपको दे दूं तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि सर क्या पढ़ा रहे हो। तो अगर फिर भी अगर आपको जरूरत है तो बताइए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूं, बट वो शीट दे दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई, मैंने एक एक चीज जितना हो सकता था बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया। और हमारा ये नंबर का टॉपिक आज कॉम्पिटिटिव लेवल का था, और थोड़ा बहुत इसमें 12th लेवल से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी लगे कि यार अब कोई मिला है टीचर अच्छे से हमको टॉपिक वाइज पढ़ाने के लिए। मतलब ऑनलाइन टीचर ऑफलाइन की तरह बिल्कुल पढ़ाता है, एकदम आराम आराम से। सोचो मेरी स्पीड कितनी कम है, एक एक वर्ड को मैं लिख लिख के बहुत आराम आराम से। हाँ, हो सकता है मेरी वीडियो की लेंथ आपको इसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी लगता हो, लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल कैसे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा, भाग के नहीं पढ़ाने वाला मैं। है ना, कि आऊं 30 मिनट में ही दुनिया भर का कंटेंट तुम्हें देके चला जाऊं, ठोक के चला जाऊं, फिर संभालो लो इसको। क्लास में पढ़ लिया, क्लास में ही कहानी खत्म। क्लास में ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, रूल पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में एग्जाम्पल, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर सब कुछ एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाता हूँ, तब जाके ये मेरा कंटेंट बनता है। ठीक है, तो नाउन में नंबर की क्लास हमारी 3 फिनिश हुई। बिल्कुल बेसिक लेवल 8 लेवल तक का, फिर 9th 10th 11th 12th लेवल तक का, और कंपेटिटिव लेवल तक का हमने आपको नंबर का टॉपिक पढ़ा दिया। अब अगर नंबर के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है सॉल्व करते टाइम, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं डायरेक्टली इंस्टेंट आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी जेंडर की क्लास होगी। ठीक है, बाय बाय।